वालेकुम दोस्तों, हालिया वक्तों में जो डॉलर है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है। एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 180 रुपए के बराबर हुआ है। तो आपने ज़रूर ना ज़रूर कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि काश एक डॉलर जो है वो 1 रुपए पाकिस्तानी के बराबर होता। या जो हालिया दिनों में लोगों का एक माइंड सेट, एक सोच पाई जाती है कि जिस तरह डॉलर की प्राइस बढ़ती है इस तरह हमारी जो ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया है वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ती हैं। तो अगर आप लोग ये इमेजिन करें कि एक डॉलर जो है 1 रुपए के बराबर होता तो हमारी ज़िंदगी किस तरह होती, या ये ऐसा क्यों नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों एक जो डॉलर है वो 1 रुपए के बराबर नहीं है, या अगर होता तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जो दो करेंसीज के दरमियान कन्वर्जन रेट होता है इसे बेसिकली एक्सचेंज रेट कहते हैं। और जो एक्सचेंज रेट है वो मेनली 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है उसे कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, जो दूसरे नंबर पे आता है उसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और जो तीसरे नंबर पे होता है उसे कहते हैं मैनेज एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब जो दूसरे नंबर पे आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो ये छोड़ दिया जाता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है या सप्लाई क्या है या कितनी हमें ज़रूरत है, उसको एक किस्म का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही होती। ये एक मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह जो करेंसी की जो वैल्यू है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो मैं दोस्तों आपको इसको एक मिसाल से समझाऊंगा कि किस तरह जो करेंसी की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। तो आप मान लें कि 2 किसान हैं, एक गंदम उगाता है और एक चावल उगाता है, और दोनों को एक अलग अलग करेंसी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक के डॉलर चाहिए और एक को रुपी चाहिए। तो जब गंदम और चावल की जो पैदावार है वो बराबर है तो दोनों की जो करेंसी वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब मान लें कि जो गंदम वाला है वो अपनी प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसने क्या किया कि वो गंदम के साथ साथ मकई उगाने लग गया है, जौ उगाने लग गया है, साथ उसने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगा ली हैं या फ्रूट्स उगा लिए हैं, मतलब उसने बागात लगा दी हैं। तो इससे उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। अब जो चावल उगा रहा था उसने सारा साल वो चावल के ऊपर ही डिपेंड किया है। उसने जो अपनी जमीन में मिसाल के तौर पे कोई और चीज उगाने के बारे में सोचा ही नहीं है, ना उसने कोई मेहनत की है। तो अब जब तीसरा बंदा आएगा, माने कि वो पहले दोनों के पास गया था, वो गंदम वाले के पास भी गया था और चावल वाले के पास भी गया था, लेकिन जब आपकी बार वो जाएगा, जब उसने देखा कि उधर जो उसके पास है उसके पास जो एटम हैं वो बढ़ गए हैं, तो जो गंदम वाली है उसकी करेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। इस तरह डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि उसे गंदम भी खरीदनी है। मिसाल के तौर पे उसके पास चावल भी अवेलेबल है, उसके पास टमाटर भी अवेलेबल है, उसके पास प्याज भी अवेलेबल है, उसके पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स भी अवेलेबल है। तो लाजमी बात है वो उसी के पास जाएगा। अब जब वो वापस जा रहा है बिलफर्ज अपने घर या अपने इलाके में, तो कोई उससे पूछता है कि आपने ये सब कहाँ से खरीदा, तो वो उसको बताएगा कि मैं फलां बंदे के पास गया था, उसके पास ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो लाजमी बात है कि जो दूसरा बंदा वो भी जाना चाहेगा तो उसे भी उसकी चीज़ें खरीदने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत होगी, तो वो पहले ही डॉलर खरीद के रख लेगा ताकि जब उसे ज़रूरत पड़े वो चीज़ों की तो वो बआसानी उस बंदे के पास जाए और उससे वो चीज़ें खरीद ले। तो जो चावल वाला है इस तरह उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डाउन होती जाएगी। जो दूसरा बंदा है जो गंदम है या जिसके पास दूसरी अशिया अजनास का ढेर लगा पड़ा है, लाजमी बात है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसी तरह करेंसी की भी अप एंड डाउन चलती रहती है कि किस तरह एक मुल्क ज़्यादा मजबूत होता है तो उसकी करेंसी मजबूत होती है, क्योंकि उसके पास जो अशिया है वो ज़्यादा मिकदार में होती हैं, और जिसकी जो डिवैल्यू होती है, जिसकी करेंसी डाउन होती है, जिसकी डिमांड कम होती है, ऑटोमेटिकली उसकी जो करेंसी है वो डाउन होती है। इस तरह दोस्तों सप्लाई के अप एंड डाउन होने की वजह से करेंसी की जो वैल्यू है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो ये मेन रीज़न है, इसी वजह से आज हर कोई डॉलर खरीदना चाहता है। तो इसी वजह से जो डॉलर की जो वैल्यू है वो हाई है, इसी वजह से उसका जो रेट है वो अप जा रहा है। करेंगे मैनेज एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्रीज जो है वो कहते हैं कि ठीक है हम अपनी जो करेंसी है उसको मार्केट के डिमांड के मुताबिक अप एंड डाउन होते रहे देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि एक लिमिट सेट कर देते हैं कि 5 से 10% तक तो ठीक है हम अपनी करेंसी को अप एंड डाउन होने दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उसका जो करेंसी का रेट है वो फिक्स कर देती है। तो इसे कहते हैं मैनेज फिक्स्ड रेट।
तो ये बेसिकली वन ऑफ द रीजंस हैं किसी भी करेंसी का अप एंड डाउन होने का। लेकिन इसकी और भी हजार किस्म की रीजन हैं, ये तो मैंने आपको कुछ रीजंस बताई हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कई किस्म की वजूहत हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि एक मुल्क में कितनी बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन रेट, और बात करेंगे कि किसी मुल्क का जीडीपी कितना अच्छा है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, एक मुल्क कौन से आइटम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से आइटम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक करेंसी का एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होने की वजूहत बनती हैं। तो दोस्तों जो एक बात थी कि 1970 तक मुख्तलिफ किस्म के जो मुल्क थे उन्होंने जो अपनी करेंसी थी उसे फिक्स एक्सचेंज रेट पे रखा हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त $1 जो है वो कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। तो उस वक्त जो $1 था वो एक जो पाकिस्तानी ₹3.30 के बराबर था। तो क्या वजह बनी कि जो अब डॉलर जो है वो ₹180 की सतह पे पहुंच चुका है। तो पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने अपने मुल्क में मतलब तामीरात के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, मोटरवेज बनाने के लिए, या दूसरी अशिया बनाने के लिए, मतलब मेगा स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक भारी मिकदार में लोन दिए। अब हुआ ये कि उन्होंने वो कर्जे तो दिए, लेकिन उतना वो कर्जे उतारने के लिए जितना पैसा हमारा जो मुल्क है वो कमा नहीं सका। अब ज्यादा पैसे हुकूमत के पास थे नहीं उन लोन को चुकाने के लिए, तो उन्होंने रुपये की जो वैल्यू थी उसे डीवैल्यू कर दिया। बात करते हैं कि करेंसी की जो वैल्यू है वो डीवैल्यू होती कैसे है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं आपसे कर्ज लेता हूं बिलफर्ज ₹1000 और वो मैंने ₹1000 खर्च कर लिया। अब मैंने आपको वो ₹1000 वापस करने हैं। अब मेरे पास उतने पैसे तो हैं नहीं, तो मैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हूं, मैं जो रुपया है उसे कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उतना रुपए जो है वो छाप सकता हूं। तो मैं करता हूं ये हूं कि मैं ₹2500 छाप लेता हूं। तो अब जो होगा ये कि जो एक बिलफर्ज जो पाकिस्तानी रुपए है वो हो जाएगा ₹10 के बराबर। तो होगा ये कि मैं आपको वापस कर दूंगा आपका ₹1000। मैं कहूंगा कि ये लें, आप अपना कर्ज मुझसे वापस ले लें। तो जो मेरी पास तो ₹1500 बच जाएंगे, लेकिन होगा ये कि जो मेरी करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाएगी। वो जो ₹1 है वो ₹10 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो डीवैल्यू काम करता है। बात करते हैं दोस्तों कि जो हुकूमत है वो खुद से करेंसी की जो सप्लाई है उसे बढ़ा के इस तरह करेंसी की जो वैल्यू है उसे डीवैल्यू कहते हैं, इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। या अब बात करते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके मुल्क के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो उससे अगर आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती है तो इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो दोस्तों कुछ लोग जो हैं वो डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में फर्क महसूस नहीं कर सकते। तो होता यह है कि डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है और जो डिप्रिसिएशन होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। दोस्तों इसके अलावा 1973 में पूरी दुनिया में एक ह्यूज ऑयल क्राइसिस आया। जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता था मिडल ईस्ट या दूसरी दुनिया से ऑयल, तो जो उसकी कीमत थी वो बढ़ गई। इस वजह से भी जो हमारी करेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इसके ऊपर और इस वजह से भी डीवैल्यू हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि एक जो डॉलर है वो अगर एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता तो क्या होता। अब ये हो नहीं सकता, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाते हैं। एक इमेजिन करते हैं कि अगर एक जो डॉलर है वो एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता, तो लाजमी बात है कि जो आईफोन है वो आपको ₹1300 में पड़ता। अगर आप बाहर जो फॉरेन में स्टडी करने पड़ते हैं तो वो भी आपको एक चीप रेट पे पड़ता। आपको एक भारी मिकदार में जो है वो करेंसी या रुपए की ज़रूरत नहीं होनी थी। अब अगर आपने बाहर इलाज कराने जाना था तो वो भी आपको बिल्कुल ही सस्ता पड़ता। या अगर आपने बाहर घूमने जाना था, वेकेशंस करने जाना था यूरोप में या अमेरिका में, तो वो भी आपको सस्ता पड़ता। लेकिन ये है नहीं। अगर ये क्यों नहीं है तो इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी तक जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें सुन के आपको ये लगा होगा कि अगर वाकतन एक जो डॉलर है वो ₹1 पाकिस्तानी के बराबर हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, हमारे लिए हर काम करना आसान हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं रियलिटी पे। जो रियलिटी शॉक है वो मैं आपको दूंगा कि क्यों एक जो डॉलर है वो एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर नहीं है। अब फर्ज करें कि वो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती ₹1 जो है वो $1 के बराबर।
तो इसके पीछे जो रियलिटी है वो ये है कि आपके लिए जो एक्सपोर्ट है वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें इधर अवेलेबल है, आपने देखा होगा कि सुना होगा कि फीफा एक भारी मिकदार में हमें ऑर्डर देता है हर बार वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल्स बनाने का। अब अगर उन्हें एक ये फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान में बिलफर्ज 180 रुपये $1 के बराबर पड़ रही है। अब वही जो फुटबॉल है वो अगर $1 की है अमेरिका में या इंग्लैंड में, तो वो वहाँ से ख़रीदना पसंद करेंगे। उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो इतनी ज़्यादा कैरेज लोड करें या मुख्तलिफ किस्म के जो से कस्टम हैं उनको वो फॉलो करें। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि जो पाकिस्तान में है वो जब आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू होगी तो उस वजह से जो लेबर रेट है वो सस्ती पड़ेगी, तो इससे आपके मुल्क की जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है करेंसी की डिवैल्यू होने की वजह से। इस वजह से जो है वो एक जो रुपए है वो $1 के बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को देख के दोस्तों हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या हमें अपनी जो करेंसी है उसे और वीक कर देना चाहिए ताकि और ज़्यादा बिजनेस हमारे मुल्क को हासिल हो, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो और बढ़ जाए, या हमें अपनी जो रुपए है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो पूरी दुनिया है इसमें दो किस्म की कंट्रीज पाई जाती हैं, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड होती हैं और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज होती हैं, जो कंट्रीज होती हैं वो ये चाहती हैं कि जो हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी वीक रहे, ताकि जो हमारी जो अशिया है वो और ज़्यादा मुल्कों में जाएगी तो उनसे जो है उनकी आमदन बढ़ती है, उससे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ चाइना की। चाइना जो मुल्क है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर है, वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो अब उसकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि उसकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू रहे, ताकि जो दूसरे किस्म के मुल्क हैं जिनकी जो इतनी सख्त नहीं है अब वो बआसानी जो है वो उसकी चीज़ें खरीदेंगी। इस वजह से जो उसका एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरर जो डिमांड है वो बढ़ रही है, इस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है। अब जो इम्पोर्टेड कंट्रीज हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट करती हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो उनकी करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि उन्हें दूसरे मुल्कों से अशिया खरीदनी आसान पड़ रहा है। अब जो हालिया वक्तों में जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो इसको अगर देखा जाए तो क्या हमारी जो मुल्क की जो रुपए है उसे ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए? तो सवाल ये पैदा होता है। लेकिन अब इसके जवाब की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेड ओरिएंटेड कंट्री है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट है इसका हमारी जो मुल्क की मईशत है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से ये एक मेन रीज़न है जो पाकिस्तानी करेंसी वो $1 जो है वो ₹1 के बराबर नहीं है। इस वजह से बाज़ दफ़ा जो गवर्नमेंट है वो करेंसी को फ्लोटिंग रेट के ऊपर रख देता है। जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो हम इसे फ्लोटिंग रेट पे रख देते हैं या फिक्स्ड कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है और जो हमारी डिमांड होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जब हमारी जो करेंसी है, बाज़ दफ़ा होता है कि डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, हमें जो इंपोर्ट होता है वो हमारी बढ़ जाती है, तो इस वजह से हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो जाती है। क्योंकि जो हमारी करेंसी जो अर्निंग होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो हमारी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है हमारी जो करेंसी की डिवैल्यू होने के पीछे। और दूसरा जो है वो हमारे मुल्क के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है जो हम रीपे नहीं कर सकते। तो ये दूसरा मेन सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी करेंसी की डिवैल्यू होने का। तो और जो इस वजह से हम अपनी जो करेंसी है वो $1 है वो $1 के बराबर नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपको ये वीडियो कैसे लगी या इस किस्म की और वीडियो आप किसी टॉपिक के ऊपर या मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।